हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है 20 मिनट सीरीज में, दैट इज अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। कल हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइसिस। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर है जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये उसका पार्ट है। ठीक है, और मैं एक बात जरूर बताना चाहती हूँ प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में कि प्लांट फिजियोलॉजी की एनसीईआरटी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जब मैं भी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ती थी तो मैं टीचर तो मुझे सब समझा देता था, आई नो एवरीथिंग, लेकिन जब मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी प्लांट फिजियोलॉजी की तो मुझे वो बहुत टफ लगती थी। ठीक है, तो आज मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी, एनसीईआरटी की भाषा भी बोलूंगी, ताकि जब तुम एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ तो यू फील फेमिलियर विद द एनसीईआरटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विद ग्लाइकोलाइसिस। चलो, ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस अपने आप में वर्ड को स्प्लिट करो। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और लाइसिस का क्या मतलब होता है? लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जब हम शुगर को स्प्लिट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। पढ़ो, ये एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ लेके आई हूं। द टर्म ग्लाइकोलाइसिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसमें होता है ग्लाइकोस। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। शुगर की स्प्लिटिंग करने के प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस की स्कीम जो थी, वो जो पूरा प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, उसकी स्कीम देने के पीछे जिन 3 साइंटिस्ट का हाथ था उनका नाम है गॉत्सव एम्बिडन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पैरेनस। ठीक है, तो इन तीनों साइंटिस्ट का नाम था, तभी हम ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे? क्योंकि एम्बिडन, मेयरहॉफ और पैरेनस ने दिया था, तो इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। द टर्म ग्लाइकोलाइसिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसमें ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 3 साइंटिस्ट ने दी थी, गॉत्सव एम्बिडन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पैरेनस, तभी इसे बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस एक लौता ऐसा प्रोसेस है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो एरोबिक हो, चाहे वो एनारोबिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाथवे चलता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि the anaerobic organism, in anaerobic organism it is the only process in respiration। ठीक है, एनारोबिक के अंदर यही एक प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन में होता है। ठीक है, उसके ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक कॉमन प्रोसेस है, बिकॉज ये साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है? हाँ बिल्कुल, ग्लाइकोलाइसिस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इररिस्पेक्टिव वो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, एरोबिक है, एनारोबिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो एनारोबिक में ये ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, अभी बताया। ठीक है, इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म आउट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जब ये ग्लाइकोलाइसिस खत्म होगी, ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है जहां पे ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस करता है जिसकी मदद से अंत में वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। अभी मैं पूरा प्रोसेस पढ़ाऊंगी, पूरी 10 स्टेप रिएक्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये वाली बात मैं भी लास्ट में बताती हूँ, प्लांट वाली जो है ये बाद में बताती हूँ, पहले ग्लाइकोलाइसिस एक बार पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है, तुमने खाना खाया, तुमने फूड इनटेक किया, तुम्हारा फूड जो होता है वो मेजॉरिटीली में सुक्रोज में होता है। तुम्हारी बॉडी सुक्रोज को इनवर्टेज एंजाइम की मदद से किस में तोड़ती है? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में तोड़ती है और एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज में तोड़ती है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी सुक्रोज जो तुम्हारा खाना है, जो तुम खा रहे हो, तुम कुछ भी खा रहे हो, तुम रोटी खा रहे हो, तो रोटी इज जो तुम्हारा सुक्रोज है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इनवर्टेज, जो बॉडी के अंदर सुक्रोज को तोड़ती है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
ये ग्लूकोज तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है। क्या फ्रक्टोज भी एंटर कर सकता है? बिल्कुल एंटर कर सकता है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर ग्लूकोज की एंट्रेंस दिखा रखी है इनटू ग्लाइकोलाइसिस, बाद में फ्रक्टोज भी यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है। फ्रक्टोज क्या एंटर कर सकता है? क्या शुरू फ्रक्टोज से कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू फ्रक्टोज से कर सकते हैं। शुरू ग्लूकोज से कर सकते हैं? बिल्कुल शुरू ग्लूकोज से कर सकते हैं। क्या प्रोसेसेस सेम ही रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं आने वाला है। क्लियर हो गया? डन एंड डस्टेड, क्लियर हो गया। चलो आओ अब चालू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। धीरे धीरे बताऊंगी, धीरे धीरे चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनना। चलो सबसे पहले क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी ने तोड़ा, ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में एंटर करता है। क्योंकि देखो मेन पर्पस क्या है, हमारी बॉडी खाना क्यों इनटेक, हमें व्हाई डू वी नीड फूड, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं एनर्जी के लिए। तो यही बॉडी अब फूड को, जो हमने खाना खाया, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली है, ठीक है। तो उसको करने के लिए ये फूड, जो ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर करता है, जो कि रेस्पिरेशन का सबसे पहला प्रोसेस है। ग्लूकोज क्या करता है, हेक्सोकाइनेज की मदद से क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। अब ध्यान से सुनो, जब ग्लूकोज के अंदर, जब ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, इस दौरान एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ध्यान से सुनना, कितने मॉलिक्यूल लिख रही हूं और कितने मॉलिक्यूल इनटेक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी टूटता है टू फॉर्म एक मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए यू हैव टू गिव एनर्जी, तुम्हें एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तुम्हें एनर्जी मिल नहीं रही है, तुम एनर्जी दे रहे हो, तुम उस पर एफर्ट लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एक मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी दैट इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूट गया इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब क्या होगा, इफ यू नो द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो 6th पोजीशन होता है वो खाली होता है। तो ये जो फॉस्फेट निकला, ये जो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा, जिसकी मदद से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का शुगर है, ग्लूकोज के 6th कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ता है और क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई पूछ ले फॉस्फेट आया कहां से, जब एटीपी टूटा तो हमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर आकर जुड़ गया। डन, इतना क्लियर हो गया। तो ग्लूकोज ने एटीपी यूटिलाइज किया, एटीपी का इस्तेमाल किया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज की 6th पोजीशन पर जाकर जुड़ गया और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आओ अब तुम्हें पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमेरिज्म होते हैं। अगर तुमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमेरेजेस जो एंजाइम की कैटेगरी पढ़ाते हैं, तो उसमें तुम्हें बताया होगा टीचर ने कि जो ग्लूकोज या जो ग्लूकोज होता है वो आइसोमराइज करता है टू फॉर्म फ्रक्टोज। अगर तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं कि ग्लूकोज जो होता है उसका आइसोमर होता है फ्रक्टोज, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिसेंबल करते हैं एक दूसरे के स्ट्रक्चर में। ऑप्टिकल एक्टिविटी में फर्क है लेकिन दे रिसेंबल इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हो जाता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस दौरान कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तुम्हें एटीपी देना पड़ रहा है ना तुम्हें एटीपी मिल रहा है, ये अपने आप हो जाता है ये प्रोसेस। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब बन चुका है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो अब क्या हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आगे चल के अब होगा क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। हर रिएक्शन में मैंने एंजाइम नहीं लिखा है बिकॉज तुम्हारी एनसीईआरटी में भी एंजाइम नहीं दे रखे और बेफालतू में चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो एंजाइम मैंने हर में नहीं दे रखा, 2 एंजाइम दे रखे थे, इन्वर्टेज एंड हेक्सोकाइनेज, वो दे दिए मैंने, ठीक है। तो अब क्या होता है, फ्रक्टोज जो होता है 6 फॉस्फेट वाला अब कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। क्यों, क्योंकि यहां पर भी एक एटीपी टूटता है ना, यहां पर भी एक एटीपी
एक एटीपी टूटता है इंटू 1 एडीपी एंड 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक एटीपी टूटता है इंटू 1 एडीपी एंड 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। क्यों, फ्रक्टोज में तुम फॉस्फेट दो जगह जोड़ सकते थे, एक 6th पोजीशन पर, एक 1st पोजीशन पर। 6th पोजीशन पर ऑलरेडी फॉस्फेट लगा हुआ है, मेरे पास एक और फॉस्फेट आ गया, तो मैं इसको कहां जोड़ दूंगी, 1st पोजीशन पर। तो अब क्या बन गया, दो फॉस्फेट लग गए, तो फ्रक्टोज एक पर भी फॉस्फेट है, 6ठी पोजीशन पर भी फॉस्फेट है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया, बिल्कुल हो गया। क्लियर। अब क्या हुआ, ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट हो गया, ये 6 कार्बन का कंपाउंड था, ये स्प्लिट हो गया तो बना 3 कार्बन का डाइहैप, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और 3 कार्बन का पीजीएल, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का, मतलब जो एक कंपाउंड था अब दो, जो चीजें अब हम एक के लिए पढ़ रहे थे अब हम दो के लिए पढ़ेंगे। मैंने बोला एक एटीपी यूटिलाइज हुआ, एक एटीपी यूटिलाइज हुआ, एक फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, अब दो दो चीजें पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, दो कंपाउंड्स के लिए चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जितना भी मैं आगे डेटा लिखूंगी वो डबल करना है, क्योंकि हमारे पास दो चीजें बन चुकी हैं। अब जो भी मैं डेटा लिखूंगी, चाहे मैं एटीपी लिखूं चाहे मैं कुछ भी लिखूं, मैं वो दो दो लिखूंगी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट हो गया इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये भी 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का। फ्रक्टोज 6 कार्बन का, क्योंकि ग्लूकोज भी 6 कार्बन का था, ठीक है। तो ये दोनों 6 कार्बन के ही होते हैं। चलो अब दो दो के लिए पढ़ेंगे, आ जाओ। अब होता क्या है, ये जो 3PGL होता है ये क्या करता है, ध्यान से सुनो, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भी समझ नहीं आया था जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, तो आई वांट यू टू पे अटेंशन ताकि तुम्हें समझ आ जाए। अब होता क्या है कि जो तुम्हारा पीजीएल होता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। केमिस्ट्री पढ़ी होगी सबने, केमिस्ट्री के अंदर हमें दो चीजें पढ़ाई जाती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। जो हाइड्रोजन को गेन करके ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसका रिडक्शन होता है। एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है, पीजीएल गॉट ऑक्सीडाइज्ड, पीजीएल का ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब पीजीएल ने 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दिया। और ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हुए, जो रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम्स हुए, ये किसके पास गए, ये गए NAD पॉजिटिव के पास। तो क्या NAD पॉजिटिव का रिडक्शन हो गया, पीजीएल ने 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव किए, जब भी हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो होता है ऑक्सीडेशन। NAD पॉजिटिव ने 2 हाइड्रोजन एटम्स को गेन कर लिया, जब हाइड्रोजन को गेन करते हैं तो उस कंपाउंड का हो जाता है रिडक्शन। तो अब मैं क्या बोल रही हूं कि पीजीएल 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है, ये 2 हाइड्रोजन एटम, दो क्यों बोल रहे हैं, दो क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 2 कंपाउंड में स्प्लिट हो चुका है। तो अब हम जो भी चीजें बात करेंगे 2 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता है, ये 2 हाइड्रोजन एटम 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका रिडक्शन होता है और बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, और साथ में निकलते हैं 2 प्रोटॉन्स। क्या निकलते हैं, 2 प्रोटॉन्स। क्लियर हो गया, क्लियर। और क्या बन जाता है, और बन जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर हो गया, डन एंड डस्टेड, डन। आओ, अब क्या हुआ, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाए, क्योंकि क्या हुआ, अब क्या हुआ, एटीपी फॉर्म हुआ। पहले 2 स्टेप में एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा था, अब एटीपी बनाएंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनाएंगे।
फॉस्फेट मैंने यहां से निकाल दिया, तो यहां पे एक फॉस्फेट कम हो जाएगा, तो अब बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बनेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां से एक फॉस्फेट निकाल के एडीपी के साथ जोड़ के एटीपी बनाया, तो यहां से एक फॉस्फेट कम हो गया, तो अब बच गया 3 बेस हटा दो, 3 बेस हटा दो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यहां पे कुछ नहीं हो रहा, ये एकदम विलांक स्टेप है, यहां पे कुछ नहीं हो रहा। 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। अब आगे देखो, मैं रिपीट करूंगी, एक बार सुन लो पहले पूरा। अब उसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पेप। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करेंगे विद 2 एडीपी, तो बनेगा 2 एटीपी। तो अभी बोल रहे हैं कि लास्ट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिले, है ना, 2 एटीपी। तो कौन क्या, ये क्या बनाएंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल थे इसके। पीछे जितने भी हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल, ये भी 2 मॉलिक्यूल, ये सॉरी ये भी 2 मॉलिक्यूल, तो ये सारे 2-2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये सारे क्या है? 2-2 मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया? एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ पूरी ग्लाइकोलाइसिस, वापस से सुनो, यहाँ पे थे, ध्यान से सुनो, फिर मैं बताती हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एटीपी कैलकुलेशन, नेट गेन ऑफ एटीपी, एवरीथिंग आई विल टेल यू। ध्यान से सुनो। हुआ क्या, सुक्रोज था हमारी बॉडी में, हमने खाना खाया, हमें सुक्रोज मिला। सुक्रोज को इन्वर्टेज की मदद से तोड़ लिया इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंटर करता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। जब वो एंटर करता है, एटीपी यूटिलाइज होता है। एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एटीपी टूटता है इनटू एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे जाकर जुड़ जाता है टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद क्या होता है? आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है, तो एटीपी टूटता है एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट छठी पोजीशन पे तो ऑलरेडी लगा हुआ था, फर्स्ट पोजीशन पर जाकर जुड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट टूटता है, 2 कंपाउंड बनते हैं, डाइहैप एंड 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब क्या है? अब रिएक्शन 2 के रिस्पेक्ट में पढ़नी है। पहले एक एक के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, अब 2 के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आगे 2 हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स, एनसीईआरटी के अंदर लाइन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 3 पीजीएल इन द फॉर्म ऑफ 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट्स। ठीक है, एंड जिसकी वजह से पीजीएल का ऑक्सीडेशन होता है। ये 2 हाइड्रोजन एटम एनएडी पॉजिटिव के साथ जाते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं, तो बनता है NADH, 2 NADH। अब 2-2 बनेंगे सब चीजें, 2 NADH प्लस 2 H पॉजिटिव। अब बनाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके 2 मॉलिक्यूल थे, अब वो बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉस्फेट यूज कर लिया, तो बना 3 फॉस्फो, एक फॉस्फेट 1 से निकाल दो तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फिर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 एडीपी के साथ रिएक्ट करके 2 एटीपी बनाते हैं, और लास्ट में बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनो, अब मैं किधर लिख दूं? मेरे को एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, गिव मी अ सेकेंड। आई वॉन्टेड टू एड अ स्लाइड बिकॉज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करनी है, इसके बिना ग्लाइकोलिसिस पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। आ जाओ, बस एक ही चाहिए मेरे को। तो ये है स्लाइड। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से। अब इस प्रोसेस के अंदर हमें 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट थी, 2 एटीपी यहाँ पे हुए। पहले प्रोसेस में पहले क्या हुआ, पहले हुआ क्या, यहां पे मैं एक बार व्हाइट पेन चेंज कर लूं, ध्यान से तुम्हें दिखेगा। अब हुआ क्या, इस प्रोसेस में एटीपी बना भी और एटीपी यूटिलाइज हुआ। पहले सब बच्चे मुझे बताएंगे कि कितना एटीपी यूटिलाइज हुआ। ग्लाइकोलिसिस खोलो अपनी, एटीपी यूटिलाइज्ड कितना हुआ, खोलो ग्लाइकोलिसिस, कितना हुआ, एक एटीपी इधर यूटिलाइज हुआ 1, फिंगर्स पे गिन लो 1, और एक एटीपी यूटिलाइज इधर हुआ 2,
कितने एटीपी यूटिलाइज हुए पूरी ग्लाइकोलाइसिस में? 2। तो लिख दो यहाँ पे 2, लिख दो यहाँ पे 2। ठीक है, एटीपी बने कितने? अब एटीपी बने कितने उसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन आता है कि एटीपी बनने में यहाँ पे 2 तरीके के एटीपी बने। एक एटीपी बना डायरेक्ट एटीपी, एक एटीपी बना इनडायरेक्ट एटीपी। तो यहाँ पे 2 तरीके के एटीपी बने, एटीपी फॉर्म 2 तरीके के बने, एक था डायरेक्ट और एक था इनडायरेक्ट। अब कैसे समझूं? तुम पढ़ के गए पेपर के लिए, तुमने पेपर दिया और तुम्हारे 90 नंबर आ गए। तुम पेपर के लिए पढ़ के नहीं गए, तुमने किसी से चीटिंग की, तुम्हारे 90 नंबर आ गए। तो पहले केस में तुम्हारे 90 नंबर डायरेक्टली आए, दूसरे केस में तुमने किसी से चीट किया, तुम्हारे नंबर इनडायरेक्ट वे में आए। तो अब इसमें बोला डायरेक्ट एटीपी इनडायरेक्ट एटीपी का क्या मतलब है कि तुम्हें डायरेक्टली एटीपी मिला, तुमने ग्लाइकोलिसिस के दौरान डायरेक्ट एटीपी मिल गया तुम्हें, दैट इज डायरेक्ट एटीपी। इनडायरेक्ट एटीपी का क्या मतलब है? तुम्हें एटीपी निकालना पड़ा, तुम्हें एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ा, लास्ट में उस प्रोसेस के एंड में तुम्हें एटीपी मिला, दैट इज इनडायरेक्ट एटीपी। डायरेक्ट एटीपी कितने हैं? जो तुम्हें डायरेक्टली मिल गए, जो तुम्हें यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लिखे हुए एटीपी है, मैं वहां लिख दूंगी जाके। डायरेक्ट एटीपी कितने थे? यहाँ पे मुझे कोई एटीपी नहीं मिला, यहाँ पे मुझे कोई डायरेक्ट एटीपी नहीं मिला, यहाँ पे 2 डायरेक्ट एटीपी मिले, 2 एटीपी जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिए, डायरेक्ट यहाँ पे जो लिख दिया वो डायरेक्ट एटीपी। ये 2 एटीपी इधर रहे और 2 एटीपी इधर रहे, 2 इधर रहे और 2 इधर रहे। तो टोटल डायरेक्ट एटीपी कितने हुए? डायरेक्ट एटीपी कितने हुए? 4। इनडायरेक्ट एटीपी का मतलब हमारा जो NADH बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बने, ये एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं जिसको बोलते हैं ETS। ETS प्रोसेस के दौरान ये NADH ATP प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस टू ऑब्टेन ATP। तो एक NADH जब ETS करता है, एक NADH जब ETS करता है तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है, 3 ATP देता है। तो 2 NADH, यहाँ पे 2 बने ना, यहाँ पे 2 NADH बने। तो अगर एक 3 ATP दे रहा है तो ये तो यूनिटरी मेथड है, अगर एक मॉलिक्यूल 3 ATP दे रहा है तो 2 मॉलिक्यूल 6 ATP देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एटीपी बने कितने, टोटल एटीपी कितने बने? 6 इधर बन गए, 4 इधर बन गए, एटीपी बने 10। तुम्हारे पास 10 रुपए थे, मैंने तुमसे 2 रुपए छीन लिए, कितने रुपए बच गए? 8 रुपए बच गए। तुम्हारे पास 10 एटीपी थे, मैंने इसमें से 2 एटीपी खर्च कर लिए, है ना, 10 एटीपी थे, 2 एटीपी यूटिलाइज कर लिए, कितने एटीपी बच गए? 8। तो नेट एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस, नेट एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस कितने हैं? 8। क्लियर हुआ? एटीपी यूटिलाइज कितने किए? 2। कहां कहां पर किए? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया। एटीपी बने कितने? 2 तरीके के एटीपी बने, डायरेक्ट एटीपी, इनडायरेक्ट एटीपी। डायरेक्ट एटीपी कितने थे? जो हमें डायरेक्टली मिल गए, जो कि थे 4। इनडायरेक्ट एटीपी जो ETS बनाए, जो NADH जब ETS में एंटर करेगा तो बनाएगा। एक NADH 3 एटीपी बना रहा था, 2 कितने बनाएंगे? 6 एटीपी बनाएंगे। इसका टोटल हो गया 10, 10 में से 2 छीन लिए, 8 बचे। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान नेट एटीपी कितने बने? 8 बने। पूरी ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे खत्म होती है। एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन करके बताई, धीरे धीरे बताई। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, पूरा चीज मैंने एक्सप्लेन किया, ढंग से बताया, ताकि तुम्हें ग्लाइकोलिसिस का हर स्टेप क्लियर हो। बिकॉज प्लांट फिजियोलॉजी और रेस्पिरेशन एक ऐसे चैप्टर्स थे जो मुझे समझने में इतना टाइम लग गया, तो आई वांट कि तुम्हें अच्छे से समझ आए। क्लियर? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।